हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस साइंस एकेडमी पर। आपको तो पता ही है कि क्लासेस साइंस एकेडमी में यूट्यूब चैनल पर 10 क्लास का फिजिक्स का जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है वो चल रहा था और उसमें हम लोग कुछ चीजों को पढ़ा दिए थे। ठीक है, आज जो चैप्टर स्टार्ट होगा उस चैप्टर का नाम है, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इनके विद्युत धारा का चुंबक का प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबक का प्रभाव। यहाँ से क्वेश्चन बिहार बोर्ड बहुत अच्छा खासा पूछता है, इसलिए मैं इसका वीडियो लेके आया हूँ और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा और आपको भी पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर ना करते स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये सारे टॉपिक इसमें पढ़ना पड़ेगा, ये सारे टॉपिक इसमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आपको देख रहा है विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र रेखा है ना, विद्युत चुम्बकीय का प्रेरण है ना, किसी विद्युत धारा प्रवाही चालक पर, ये सारे टॉपिक करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। चलो हम लोग देर ना करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं क्योंकि हम लोग क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग चुंबक के बारे में थोड़ा समझ जाते हैं कि चुंबक क्या होता है एक्चुअल में, है ना। देखिए अगर चुंबक की बात करें तो चुंबक जो है ना एक ऐसा पदार्थ होता है जो कुछ पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे पदार्थ को आकर्षित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। चुंबक में दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, ठीक है, जिसे एन से सूचित करते हैं, एक होता है साउथ पोल जिसको हम लोग किस सूचित करते हैं, एस से सूचित करते हैं। ठीक है, और चुंबक के इर्द गिर्द वह क्षेत्र जहां पर कोई चुंबक के पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे हम लोग चुंबक के क्षेत्र बोलते हैं। यानी कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर रखे कोई चुंबक के पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब चुंबक का क्षेत्र जो होता है आपका, है ना, चुंबक का क्षेत्र जब का होता है उसकी कुछ दिशा होता है। तो जो बाहर में दिशा होगा नॉर्थ से निकलकर साउथ को जाएगा, बाहर में नॉर्थ से निकलकर एन से निकलकर किसको जाएगा, साउथ को जाएगा। ठीक है, एन से निकलकर एन से निकलेगा और किसको एंट्री कर जाएगा, साउथ में जाके एंट्री कर जाएगा। लेकिन अंदर में इसका उल्टा होगा, अंदर में क्या होगा, ठीक है, चुंबक का क्षेत्र का जो दिशा होगा अंदर में एस से निकलकर किसकी ओर जाएगा, एन की ओर जाएगा। एस से निकलकर किसकी ओर, एन की ओर, एस से निकलकर एन की ओर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, किसी क्षण चुंबक, इसका नाम है क्षण चुंबक, ठीक है, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबक के क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है ना, पूछा है अंदर, अंदर ठीक, बाहर नहीं, बाहर पूछता तो क्या होता, एन से एस की ओर होता, लेकिन अंदर पूछा है तो क्या होगा, एस से एन की ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से क्या होगा, उत्तरी ध्रुव होगा। ये दक्षिण ध्रुव है ना, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होगा। ये सारा चीज क्या, चुंबक क्षेत्र की रेखाएं हैं, है ना, चुंबक क्षेत्र की रेखाएं हैं। ठीक, चलो हम लोग अगला देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर 2 नंबर की बात करें, 2 नंबर क्या है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के क्षण का उपयोग किया जाता है। देखिए याद रखिएगा, कोई भी चीज को हम लोग चुंबक के धारा का दे देते हैं तो उसके अंदर चुंबक के गुण उत्पन्न हो जाता है। जैसे कोई अगर धातु अगर है, ठीक है, तो उसमें अगर क्या करते हैं हम लोग, धारा बहा देते हैं तो धारा के साथ साथ वो क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। जैसे पंखा काम कर रहा होगा, वायरस्टेट का प्रयोग के बारे में पढ़े होंगे या तो हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में थोड़ा बहुत। ठीक है, तो उसमें क्या करता है कि जैसे किसी धातु में हम लोग धारा को प्रभावित करते हैं तो उसके अंदर चुंबकीय फील्ड उत्पन्न होता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग एक नरम लोहे का प्रयोग करते हैं चुंबक के, यानी कि विद्युत को चुंबक बनाने में। जैसे हम फैन के अंदर अगर जो आर्मेचर होगा, आर्मेचर के अंदर ये लोहा का एक प्लेट होता है, देखिएगा वो लोहा का क्रोड बना होता है, ठीक है, नरम लोहा का, पतले पतले लोहा, उसमें बहुत सारे जोड़े होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस छड़ का उपयोग करते हैं। इस्पात को नहीं करते, पीतल का भी नहीं करते, है ना, और हम लोग नरम लोहा का करते हैं। मतलब देखिएगा एक फैन के अंदर जो मोटर होगा, है ना, उसका एक आर्मेचर होगा, उस आर्मेचर में क्या होता है कि बहुत सारे तांबा का पतले पतले तार जो है लपटा होता है, और उसके अंदर तांबे का तार को हटाने के बाद देखिएगा एक नरम लोहा का, है ना, एक आर्मेचर मिलेगा, वो उसमें नरम लोहा होगा। वही नरम लोहा के बारे में पूछ रहा है कि वो क्या काम, मतलब विद्युत चुंबक बनाता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार का छड़ का उपयोग करते हैं, तो नरम लोहे का। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विद्युत धारा के चुंबक के प्रवाह की खोज किसने किया था। तो विद्युत धारा के चुंबक के प्रवाह का खोज किसने किया था, वायरस्टेड ने किया था। वायरस्टेड ने क्या किया था, एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया था, है ना, एक इलेक्ट्रिक सर्किट जब लिया था उसमें क्या धारा बहाया और यहाँ पे रखा था एक चुंबकीय सुई, क्या रखा था, एक चुंबकीय सुई। तो जैसे इसमें धारा का मान बहाया ना जी, इसमें जैसे हम लोग धारा बहाए तो इसको क्या कर दिया, विक्षेपित कर दिया, क्या कर दिया, विक्षेपित कर दिया, है ना। धारा का मान को उल्टाया तो उसका विक्षेपण की दिशा भी क्या हो गया, उलट गया। तो वही आपका क्या वायरस्टेड का प्रयोग था, है ना। और उसी से पता चला कि किसी भी धारावाही चालक के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्योंकि
कोई एक चुंबक के क्षेत्र ही उसको क्या कर सकता है, विक्षेपित कर सकता है। बिना चुंबक के क्षेत्र विक्षेपित नहीं कर सकता है। जिसके कारण जैसे इसमें धारा बहाया तो चुंबक का सुई जब विक्षेपित हो गया तो उसको पता चल गया, ये कहीं अगर धारावाही चालक में धारा बह रही है तो उसका अगल बगल उसके इर्द गिर्द एक चुंबक का क्षेत्र उत्पन्न होता है। वही आपका वॉरस्टेड का एक्सपेरिमेंट है। अब वॉरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था ना, यहाँ पे क्या पूछा देखिएगा, बोला कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने किया था, वॉरस्टेड ने किया था। किसने किया था, वॉरस्टेड ने किया था। चलो अगर हम लोग बात करें अगला 4 नंबर में, हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। मतलब चुंबक का एक क्षण चुंबक का एक गुण होता है, जैसे हवा में लटकाएंगे वो हमेशा नॉर्थ और साउथ इनके उत्तर और दक्षिण की ओर ही ठहरेगा, कभी भी पूर्व और पश्चिम की ओर नहीं ठहरता, कभी भी पूर्व और पश्चिम की ओर नहीं ठहरता, हमेशा ठीक है उत्तर दक्षिण की ओर ही ठहरता है। ठीक, तो चलिए हम लोग यहाँ से देख सकते हैं उत्तर दक्षिण किधर है, उत्तर दक्षिण किधर है जी, उत्तर और दक्षिण। तो ये इसका सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास को रखा जाता है तो यह कंपास की सुई करेगी विक्षेपित होगी, धारावाही तार की विक्षेपित होगी, ऑप्शन में दे रहा है ना, और विक्षेपित नहीं होगी, इनमें से कोई नहीं। तो कंपास की सुई क्या होगी, विक्षेपित होगी। मतलब विक्षेपित मतलब क्या करेगा, वो रिफ्लेक्टेड करेगा, वो थोड़ा सा हिल डुल जाएगा। जैसे धारा वहां से हटा लेंगे तो विक्षेपण भी हट जाएगा। ठीक है, अगला बात कर ले, अगर हम लोग किसी चालक के तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा है ना नीचे किस प्रकार की चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। तो अगर इसमें देखा जाए तो ये समान प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, पैदा करेगा। मतलब किसी भी धारावाही तार अगर है, इसमें धारा बह रही है तो ऊपर जितना होगा नीचे भी है ना उतना ही प्रकार, मतलब उतना ही उस समान प्रकार का ही विद्युत चुंबकीय क्या होगा, पैदा होगा। 25 में पूछा है, 25 वाला याद मत करना, 25 वाला रिपीटिंग नहीं करेगा, बाकी इधर का रिपीटिंग करेगा। ठीक है, तो अब यहां तक तो ये समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग थोड़ा इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, उसका हम थोड़ा सा क्या करते हैं, देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन कितना आसान, देखो चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरा ध्रुव। ठीक है, अगला ये नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दोनों एक में क्षण चुंबक के चारों ओर की चुंबकीय क्षेत्र रेखा खींचिए। मतलब एक क्षण चुंबक लीजिए, क्षण चुंबक में चारों ओर क्या कर देना है, एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या कर देना, खींच देना। चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या कर देना, खींच देना। यहाँ अगर यान है तो यहाँ क्या दर्शा देना। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के 2 गुण बताना। चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ठीक है, बहुत सारा गुण है। चुंबकीय क्षेत्र क्या से नॉर्थ से निकलकर बाहर में नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जाती है, यानी कि उत्तर से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। ठीक है, अगला अंदर में साउथ से एन की ओर जाती है। जहां पे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होती है, जहां पे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होती है वहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी ज्यादा होती है ना। और बोल सकते हैं कि जहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड की संख्या ज्यादा होगी वहां पे चुंबकीय क्षेत्र भी ज्यादा होगी। और इसमें बोल सकते हैं कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि यार काटेगी तो एक बिंदु पे 2 डायरेक्शन होगा जो असंभव होगा। तो ऐसे गुण सबको लिख सकते हैं। अगला क्या बोल रहा है, 4 नंबर की बात करें अगर, है ना, तो हाँ यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या पूछा 3 नंबर में, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। जब 2 आप चुंबक को लेंगे तो आपस में जो नॉर्थ और साउथ होगा तो उसको चिपका नहीं पाइएगा। क्यों नहीं पाइएगा, कि उसका मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को काटती है। ठीक है, तो एक दूसरे पे काटने नहीं देगी, वो लोग सिर्फ विकर्षित करेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड 10 तरह काट देती है ना तो वो असंभव होगा। क्यों असंभव होगा, कि अगर एक बिंदु पे अगर इस तरह काटती है तो एक बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड का 2 डायरेक्शन होगा और 2 डायरेक्शन असंभव होता है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे पर कभी भी नहीं काटती है। ठीक है, चलिए अगले बात करें अगर 4 नंबर, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दिखाना है तो एक प्रयोग का वर्णन करे, है ना। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रयोग का दिखाना है तो एक प्रयोग का वर्णन करे। उस प्रयोग का नाम है वॉरस्टेड का एक्सपेरिमेंट। वॉरस्टेड का एक्सपेरिमेंट, तो वॉरस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या कीजिएगा, एक विद्युत धारा का परिपथ ले लीजिएगा। मतलब इस तरह से विद्युत धारा का क्या ले लीजिएगा, परिपथ ले लीजिएगा, है ना। इसमें बैटरी जोड़ दीजिएगा और यहाँ पे क्या कर देना, एक चुंबक का सुई रखना, है ना। यहाँ पे क्या कर देना, चुंबक का सुई रखना। और इस चुंबक का सुई जब धारा बहेगी तो चुंबक का सुई क्या होगा, विक्षेपित दर्शा देना। जब धारा को घटा दीजिएगा चुंबक का सुई अपनी जगह पर आ जाएगा। फिर जब धारा को क्या कर देंगे हम लोग, डायरेक्शन बदल देंगे तो चुंबक का सुई का विस्थापन भी बदल जाएगा। तो इसी का नाम है ना विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह को दिखाने का एक एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है वॉरस्टेड का एक्सपेरिमेंट। वॉरस्टेड का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर आगे समझते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हम लोग देख रहे हैं तब तक, ठीक।
आप मेरे साथ बने रहिए, आपको पूरा का पूरा चीज समझ में आ जाएगा। बोला कि विद्युत चुंबक कैसे कार्य करता है, विद्युत चुंबक कैसे कार्य करता है 2025 में पूछ लिया था, लेकिन ये वाला VBI हो सकता है, इस बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, वाला VBI हो सकता है, इस बार आप लोग देख लीजिएगा, है ना। और अगली बात करें, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताना होगा। मतलब कहीं भी विद्युत, मतलब कोई चालक अगर है, उसमें धारा बह रही है तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो उस चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हमें क्या करना होगा, चर्चा करना होगा। क्या करना होगा, चर्चा करना होगा। तो चर्चा कैसे होता है हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। पहला क्या कह रहा है ना, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, है ना। पहले परिनालिका क्या होता है समझते हैं। परिनालिका जो होता है ना, ठीक है, इस तरह का कोई तार में इस तरह वायर को लपटा देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। क्या कहते हैं, परिनालिका। और इसका दो वायर को इस तरह से हम लोग कोई सर्किट में डाल देते हैं, तो इसके अंदर क्या बनाएगा, इसके अंदर क्या बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, तो कैसा चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, बिल्कुल समान बनाएगा, समान बनाएगा, मतलब सभी बिंदु पर क्या रहेगा, समान रहेगा, सभी बिंदु पर क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। तो ये इसका परिनालिका के गुण है, ठीक। अगला 2 नंबर की बात कराएगा, तो किसी प्रोटॉन का गतिमान में कौन सी गुण, है ना, चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। चाल भी परिवर्तन होता है, वेग भी परिवर्तन होता है, समय परिवर्तन होता है, इनमें से कोई नहीं होगा, सभी परिवर्तन होता है। बोले कि कौन सा गुण परिवर्तन नहीं होता है, मतलब कहीं पे अगर मैग्नेटिक अगर है, वहां पे प्रोटॉन या अल्फा कण को डाल देते हैं, तो जब गति करते समय इसका वेग में परिवर्तन करेगा, इसका दिशा बदलेगा, इसका चाल बदलेगा, इसका मोमेंटम बदल जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन को हम लोग कैसे समझते हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन की बात कराएगा, तो पहले जो इसमें तीनों नियम है, पहले इस तीनों नियम को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि अगर कोई धारावाही चालक के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा, तो वो कैसे निर्धारित करता है, किस नियम से निर्धारित करता है। तो पहले ये चीज समझते हैं कि ये चीज होता क्या है। देखो, एक होता है दक्षिण हस्त नियम, जिसको राइट हैंड रूल मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कह रहा था कि अगर कोई धारावाही चालक में बहने वाली धारा की दिशा तथा राइट हैंड के अंगूठे की दिशा समान हो, तो बाकी अन्य उंगलियां किसको दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। ये धारावाही चालक के लिए बताया था। फ्लेमिंग बामस्टिंग के नियम के अनुसार, है ना, अंगूठा मध्यमा तर्जनी को अगर परस्पर लंबवत फैलाता है, तो अंगूठा किसको दर्शाएगा, पहले ये जो है ना चुंबकीय क्षेत्र दर्शाएगा, ये किसको दर्शाएगा, धारा को दर्शाएगा, और ये किसको दर्शाएगा, गति को दर्शाएगा। और दक्षिण हस्त नियम जो होता है ना, जब किसी हम लोग चुंबक और कॉइल को अपेक्षित गति करवाते हैं, तो उसमें धारा उत्पन्न होता है, तो उसके बारे में बताया था। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 का ए नंबर आंसर है। क्या नंबर आंसर, ए नंबर, ठीक है। कंफ्यूज करने वाला सवाल है कि तीनों देख कर रहा है कि सभी होना चाहिए, सभी इसमें से नहीं हुआ, ठीक है। 3 का क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा, ठीक। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें, अगर पश्चिम की ओर, है ना, प्रक्षेपित धनावेशित कण अल्फा किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर, है ना, प्रक्षेपित हो जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, है ना। ये आपका क्वेश्चन है। तो 4 का क्वेश्चन आपका हो जाएगा ना, ऊपर की ओर हो जाएगी वो, इसका राइट आंसर ऊपर मुखी है, तो ऊपर की ओर हो जाएगी, ठीक है। आगे की यार बात करें हम लोग अगर, तो वो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर से कौन सा बोला कि लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा वर्णन सही होगा, है ना, कौन सा वर्णन क्या होगा, सही होगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, उसके बाद हम इसका सही आंसर बता रहे हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखा तार के लंबवत होती है, गलत है, तार के लंबवत नहीं होती है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के समांतर होती है, ये भी गलत है ना। चुंबकीय क्षेत्र की रेखा, है ना, आर्या जिनकी उद्भव तार से होता है, ये भी गलत है। तो डी नंबर क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसका किसका लॉन्ग क्वेश्चन का, तो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत भी है, यहाँ से पूछता रहता है। तो आप लोग क्या कीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, है ना। आप आंसर अच्छे तरह से बना लीजिएगा। बोला कि परिनालिका के एक स्वच्छ, है ना, नामांकित चित्र बनाए। परिनालिका का स्वच्छ एक नामांकन क्या करना, चित्र बनाना। इतना आसान क्वेश्चन है ये, इतना आसान क्वेश्चन है। परिनालिका तो समझ रहे हैं ना, इस तरह से कोई एक कुछ अलग तार ले लीजिएगा, ठीक है, और उसके ऊपर इस तरह से तार को क्या कर देना, आप लोग लपेट देना, ठीक है। एक तार को क्या कर देना, जोड़ देना, तो इसे क्या कहलाएगा, परिनालिका के नामांकन कहलाएगा, है ना। और फिर बोला है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम को लिखे। दक्षिण हस्त के अंगूठा का नियम मैंने बताया कि अगर एक कोई अगर क्या पता एक कोई अगर क्या है चालक है, इसमें का धारा बह रही है, तो
तो मैं अंगूठा अगर धारा बहने वाले धारा का दिशा कर दूं तो बाकी उंगली किसको दर्शाएगा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। धारा जा रही इधर तो ये अंगूठा भी इधर राइट हैंड का, तो बाकी उंगली किसको दर्शाएगा, है ना, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दर्शाएगा। और यही आपका क्या कहलाता है ना, मैक्सवेल का राइट हैंड रूल कहलाता है, राइट हैंड रूल कहलाता है थम्स का, है ना, या तो इसी का दूसरा जो नाम है, ठीक है, दक्षिण हस्त का अंगूठा का नियम कहलाता है। ये मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। ये कब पूछा है, 14 में पूछा और 21 में पूछा, इस बार आने का संभावना है बहू, देख लो। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, देखो बाबू अच्छी तरह से सब देख लो। अगला क्वेश्चन है कि धारावाही चालक के तार के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना, इसे दिखाने के लिए वायरस्टेड का प्रयोग का वर्णन करें। वायरस्टेड का प्रयोग 2025 में पूछ लिया है, 25 में पूछ लिया है, 14 में 25 में पूछ लिया है, ठीक है। तो ये वाला इस बार क्या कर लो, देख लो अच्छी तरह से आ जाएगा, ठीक। तो वायरस्टेड का प्रयोग भी दिखना था जिसे मैंने पीछे आपको बताया, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत या धारावाही चालक पर बल, ठीक है। तो बल कैसे लगता है हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करता है। तो पहले फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम हम लोग समझ लेते हैं। फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम, दायां हस्त नियम लिख लेना। तो बायां हाथ के तीनों एंगलों को क्या करना, परस्पर लंबवत फैला लेना। क्या करना, परस्पर लंबवत फैला लेना, ठीक है। तो सब आपस में कितना 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक। अगर ये किसको दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा, तो ये बहने वाले धारा को दर्शाएगा, तो ये किसका, है ना, तो इसमें लगने वाले फोर्स को दर्शाएगा, उसमें लगने वाला फोर्स को दर्शाएगा। तो फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम जो है ना, किसी भी धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और लगने वाले फोर्स के बीच का एक संबंध को बताता है, ठीक है। और इसमें बायां हाथ का प्रयोग होता है, उसका बायां हाथ का, भूलिए मत। ये वाला क्या फोर्स, ये मोटा है इसलिए फोर्स दर्शाएगा, और ये किसको दर्शाता है, क्षेत्र को। नहीं बोलता है कि आपका क्षेत्र कौन सा है, तो बोलते ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, यही एक क्षेत्र, ठीक है। और ये किसको दर्शाएगा, धारा को दर्शाएगा। और तीनों को ऐसे बना लेंगे तो क्या बन जाएगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ठीक है। तो कह रहा है कि हाँ, उन्हीं का नाम जान जाओ, इसका नाम है अंगूठा, इसका नाम है तर्जनी, इसका नाम है मध्यमा, तो कह रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बायां हाथ का तर्जनी संकेत करता है। तर्जनी किसको संकेत करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र। सी नंबर क्या आ जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर क्या आ जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, सी नंबर, है ना, देख सकते हैं। और आगे की बात करें आप लोग, है ना, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम को लिखे, बताया अभी, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम को लिखे। भी ये क्वेश्चन हो सकता है, ऑडिट में पिछली बार पूछा, इस बार सब्जेक्ट में इसको पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है, तो इस पर कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, है ना, कितने परिभ्रमण के बाद बदलेगा, ठीक। तो आधा चक्र के बाद ये बदलता है, कैसे बदलता है आपको समझाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आयताकार इस तरह से कोई कुंडली बना हुआ, ठीक है, और इसमें क्या जोड़ा गया, तांबा कॉपर का तार जोड़ा हुआ। तो आधा चक्र के बाद क्या है, इसका डायरेक्शन बदल जाता है। तो ऑप्शन में क्या मारना है इसका, आधा चक्र। ऑप्शन में क्या मारना है इसका, आधा चक्र बाद। ये सब क्वेश्चन सिर्फ पढ़ लेना है, समझ लो कितनी बार पूछा गया, 24 में पूछ लिया है, इस बार 26 में आने की संभावना है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो मोटर, कोई भी मोटर जो है ना, वो लेता क्या है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा को लेता है, और देता क्या है, काइनेटिक ऊर्जा को देता है, गतिज ऊर्जा को देता है, समझ रहे। गतिज ऊर्जा समझते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी। जैसे कोई जो इंसान दौड़ने लगता है तो उस पर कौन सा ऊर्जा आता था, गतिज ऊर्जा आ जाता है, उस पर गतिज ऊर्जा कहते हैं। लेकिन जो मोटर जो है, मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी लेगा और काइनेटिक एनर्जी देगा, तो वो क्या काम करता है बताइए, है ना। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है किसको, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलता है। विद्युत ऊर्जा किसमें बदलता है, आपका यांत्रिक ऊर्जा बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है ना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है। तो मोटर क्या काम करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसमें पूछ लेगा जनरेटर क्या काम करता है। जनरेटर जो है ना, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। अगला देखिए क्या बोलता है यहाँ पे, कह रहा है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदल देता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलता है, उससे क्या बोलता है हम लोग, विद्युत मोटर कहते हैं, विद्युत मोटर कहते हैं, ठीक है। जनरेटर जो है ना, काइनेटिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक में बदलता है, विद्युत मोटर कहते हैं। अगला क्या बोल रहा है, बैटरी। बैटरी से किस प्रकार का धारा मिलता है, तो डायरेक्ट करंट, डीसी 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 डायरेक्ट करंट, ठीक है, डीसी, है ना। चले 25-20 में पूछा था, देख लीजिएगा। अगला क्या कह रहा है कि विभक्त वलय प्रमुख होता है ना, तो किसमें, डीसी मोटर में होता है। किसमें होता है आपका,
डीसी मोटर में। किसमें होता है आपका? डीसी मोटर में। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग फिर देखते हैं। चलिए अगले बात करते हैं 6 नंबर में। तो विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर की क्रिया किस पर आधारित है ना? तो विद्युत धारा और चुंबक के प्रेरण के प्रभाव पर, आर्मेचर पर, एबीसी दोनों पर, इनमें से कोई नहीं है, दोनों पर ही है। उसका एक आर्मेचर होता है। आर्मेचर क्या होता है कि विद्युत मोटर में जो है ना एक तांबे का तार जिस बेलनाकार सिस्टम पे जुड़ा रहता है उसको हम लोग क्या आर्मेचर बोलते हैं। और आर्मेचर जब घूमता है तो उसमें क्या विद्युत धारा का चुंबक का प्रभाव होता है। आर्मेचर जो है ना जिसमें उसमें धारा जाता है तो विद्युत धारा का चुंबक का प्रभाव होता है और घूमता फिरता रहता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं। ठीक, तो इसका सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कुछ देख लीजिएगा क्या क्या बोल रहा है। दृष्टि धारा के कुछ स्रोत का नाम बताना। दृष्टि धारा जो डीसी करंट है उसका स्रोत का नाम बताना। बैटरी है, ठीक है, उसके बाद आपका सोलर पैनल है, डीसी डायनामो है ना, तो ये आपका स्रोत का नाम है। अगला क्या बोल रहा है 2 नंबर में, विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। तो विद्युत मोटर में ऊर्जा एक रूप से दूसरे में कैसे बदल जाता है। ठीक है, तो मोटर जो है ना उसके अंदर जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर को जब धारा मिलता है तो वो आर्मेचर के दोनों ओर एक चुंबक रहता है, दोनों तरफ चुंबक का फोर्स लगाता है, चुंबक का फोर्स वहां पे है ना उसको घुमाने का काम करता है। इस तरह से इलेक्ट्रिक ऊर्जा से वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। इलेक्ट्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में क्या होता है? बदल जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो विद्युत मोटर के सिद्धांत को लिखे। विद्युत मोटर के सिद्धांत को लिखे। तो विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखना पड़ेगा। विद्युत मोटर क्या काम करता है पता है? इलेक्ट्रिक ऊर्जा को लेता है और गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। बस यही बारे में लिखना था। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या भूमिका होती है? जो वलय होती है ना, वलय का क्या भूमिका होता है? ठीक है, बस वो धारा को किसमें आर्मेचर तक पहुंचाने का काम करता है। धारा को आर्मेचर को तो पहुंचाने का काम करता है। आगे की बात करेगा तो विद्युत मोटर क्या है, इसकी 2 सिद्धांत के बारे में, क्रिया विधि के बारे में चित्र का सवाल करना था 5 नंबर में। दो कहा 15 में पूछा, 16 में पूछा, 19 में पूछा, 22 में पूछा। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कि विद्युत मोटर के बारे में चित्र के साथ सभी चीज को बताना पड़ेगा। विद्युत मोटर का चित्र बना लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर आर्मेचर क्या काम करता है, वो क्या काम करता है, जब उसको धारा मिलता है विद्युत मोटर को किस तरह से घूमता है। ठीक है, जब धारा मिलती किस तरह से घूमता है, जिसके बारे में पूरी तरह से वर्णन हम लोग किए हैं। आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ठीक है, VBA क्वेश्चन है, पूछ सकता है। हम क्वेश्चन बैंक से उठा के दिखा के आपको पढ़ा रहे ताकि आपको विश्वास हो कि हाँ कितना क्वेश्चन रिपीटिंग होता है। ठीक है, चल आगे की कुछ ऑब्जेक्टिव बेस्ड हम समझते हैं, है ना। पहले ये समझते हैं कि विद्युत चुम्बक का प्रेरण किसे कहते हैं। विद्युत चुम्बक का प्रेरण क्या होता है कि एक कहीं कुंडली अगर है, कुंडली समझते हैं ना, कुंडली जो होता है इस तरह कोई अगर कुंडली अगर है ना, मतलब तार को लपेट देंगे उसे क्या बोलेंगे? कुंडली बोलेंगे। और इस कुंडली में एक अगर चुंबक की बात करें, चुंबक पर अपेक्षित गति करवाते हैं। क्या करवाते हैं? अपेक्षित गति करवाते हैं। इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा? धारा उत्पन्न हो जाएगा और उससे हम लोग क्या बोलेंगे? उस घटना को विद्युत चुम्बक के प्रेरण बोलेंगे। मतलब कहीं पे अगर कुंडली अगर बहुत सारा है, उसके बगल में चुंबक को बार बार ऐसे घुमाएंगे तो उस पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? धारा उत्पन्न हो जाएगा। उस घटना को विद्युत चुम्बक के प्रेरण बोलेंगे। मतलब इसका परिभाषा अगर रियल ऐसे बोलना चाहे तो बोल सकते हैं किसी कुंडली के सापेक्ष किसी चुंबक को गति करवाया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाता है। धारा उत्पन्न होने की इस घटना को विद्युत चुम्बक के प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुम्बक के प्रेरण कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, विद्युत चुम्बक के प्रेरण कहते हैं। आप विद्युत चुम्बक के प्रेरण में है ना एक फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता है, वो क्या होता है हम बताएंगे। लेकिन विद्युत चुम्बक के प्रेरण का जो खोज था, विद्युत चुम्बक के प्रेरण का खोज था फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? फैराडे ने। तो यहाँ पे क्या बोला है देखो, विद्युत चुम्बक के प्रेरण की खोज सबसे पहले किसने किया था? फैराडे ने। किसने किया था? फैराडे ने, है ना। चलिए आगे बात करें कि देखो चुंबक के फ्लक्स क्या होता। तो चुंबक के फ्लक्स सब समझ रहे हैं ना। अगर मान कर चलिए कोई यहाँ पे एक एरिया है और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो गुजरती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबक के फ्लक्स कहते हैं। तो चुंबक के क्षेत्र में क्या होगा? चुंबक के अगल बगल का वह क्षेत्र जहां पे कोई चुंबक के पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है उसे हम लोग चुंबक का क्षेत्र कहते हैं। उसे हम लोग चुंबक के क्षेत्र कहते हैं। अगर किसी बंद सतह से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या हो तो उसे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। इनके चुंबक के फ्लक्स कहते हैं। चुंबक का फ्लक्स क्या से मतलब वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। और चुंबक का क्षेत्र क्या से मतलब होता है? टेस्ला। तो चुंबक का क्षेत्र तो पूछा नहीं है, चुंबक का फ्लक्स क्या से मतलब क्या होता है? वेबर होता है ना। तो फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की, है ना, जिसमें शामिल है। तो फैराडे ने किसका खोज किया था? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अभी बताया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। फैराडे ने किसका खोज किया था? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अच्छा, जनरेटर जो काम करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है कि जनरेटर के चारों ओर क्या कुंडली होता है, जनरेटर के दोनों ओर क्या चुंबक होता है। और जब वो आर्मेचर घूमता है ऐसे तो उसमें क्या चुंबक का फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण वहां पे विद्युत धारा उत्पन्न करवाता है।
ठीक है, चलो हम लोग आगे देखते हैं फिर। तो निम्नलिखित में से किसे प्रेरित धारा का दिशा प्राप्त होता है ना। तो प्रेरित धारा का दिशा प्राप्त होता है, ठीक है, दक्षिण हस्त नियम से नहीं, वाम हस्त नियम से, लेंज के नियम से, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम से, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम से। तो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है, तो समझ लीजिए, वो दायां हाथ को प्रयोग करेगा, वाम हस्त नियम में बायां हाथ को, दक्षिण हस्त नियम में दायां हाथ को, उसका राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बोलते हैं। ये अगर गति होता है, एक चुंबक का क्षेत्र की दिशा दर्शाएगा और ये उत्पन्न धारा को दर्शाएगा, उसी का उल्टा है। मतलब ये जो है ना, फ्लेमिंग का जो दक्षिण हस्त नियम है वो प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाएगा। तो कैसे दर्शाएगा, कहीं गति होगा, चुंबक के अपेक्ष गति होगा, चुंबक के अपेक्ष कुंडली का गति होगा, तो चुंबक का गति होगा, उसके बाद वहां पे क्या उत्पन्न होगा, धारा उत्पन्न होगा, ठीक है। अब उसमें कुछ चुंबक का क्षेत्र भी होगा, तो ये अंगूठा किसको दर्शाएगा, लगने वाले फोर्स या गति को दर्शाएगा, और ये किसको दर्शाएगा, चुंबक का क्षेत्र दर्शाएगा, और ये किसको दर्शाएगा, धारा को दर्शाएगा परस्पर। तो अंगूठा किसको, गति की दिशा को, और तर्जनी चुंबक का क्षेत्र की दिशा को, और मध्यमा है ना उत्पन्न धारा की दिशा को दर्शाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा, ये क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से है ना किससे प्रेरित धारा का दिशा को प्राप्त होता है, किससे, तो राइट हैंड रूल से, किससे, राइट हैंड रूल से। बाकी आप यहाँ से एक क्वेश्चन लिखा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम को लिखे, जो मैंने अभी समझा है ना। एक समान चुंबक का क्षेत्र में एक चालक लूप पर घूर्णित करने का किस प्रकार का है ना धारा बनता है। तो एक समान चुंबक क्षेत्र में चालक में धारा बनेगा, तो एक प्रकार का वो धारा जो है ना एसी बनेगा। तो चलिए हम आगे और देखते हैं इसका क्या क्या चीज है, फटाफट खत्म करते हैं, बहुत लंबा हो रहा है। तो डायनामो किस प्रकार की धारा प्राप्त करता है, तो डायनामो किस प्रकार की धारा प्राप्त करता है, प्रतिवर्ती धारा, एसी धारा, डायनामो एसी धारा प्राप्त करता है, ठीक है। अगला है कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत जनित्र जो है ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, सी नंबर, 2 नंबर का देखे, सी नंबर क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला बात करेगा 3 नंबर है ना, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्त क्या कहलाता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने युक्त क्या कहलाता है, जनरेटर कहलाता है ना। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन बात करें 4 नंबर में, तो युक्ति में विभक्त वाला है कि दिक् परिवर्तन है ना कार्य करता है, दिक् परिवर्तन क्या करता है, विद्युत मोटर कार्य करता है, ठीक है। अगला बात करें कि डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को किस प्रकार ऊर्जा बदलता है, डायनामो जो है ना यांत्रिक ऊर्जा को, डायनामो जो गाड़ी में लगा रहता है विद्युत ऊर्जा बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है। जैसे ट्रैक्टर में, बाइक में बहुत सारा में रहता है, तो डायनामो क्या करता है, वो यंत्र घूमता है, घूमने के बाद वहां से विद्युत धारा निकलता है, उस बैटरी को चार्ज करता है, फिर दोबारा उसमें ये करता है। भारत में उत्पित प्रतिवर्ती धारा जो होता है उनकी आवृत्ति होता है 50 हर्ट्ज का होता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट का जो आवृत्ति होगा 50 हर्ट्ज का होगा, 25, 18 और 22 में पूछा था क्वेश्चन ये है ना। और डीसी धारा जो होगा आपका वो 0 होगा। अगला क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे है ना, तरंग को सामान्यतः किससे व्याप्त किया था, तरंग एक प्रकार का दूरी है, 22 में पूछा है, आप 26 में पूछ सकता है। तरंग एक प्रकार दूरी है, तो तरंग जो है ना को हम लोग एक्चुअल में लंबाई वो मीटर में होता है, मीटर में तरंग एक प्रकार लंबाई है, 2 तरंगों के बीच की लंबाई क्या कहलाता है, तरंग कहलाता है। तो तरंग जो है एक प्रकार लंबाई है, तो इसके ऐसे मतलब क्या आ जाएगा, मीटर हो जाएगा, मीटर में। और जो हर्ट्ज होगा ना ये आवृत्ति को दर्शाते हैं, आवृत्ति को, ठीक है, आवृत्ति को है ना। तो यहाँ क्या विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, बताना हुआ, जनरेटर कहते हैं। डायनामो में ऊर्जा को कैसे उत्पन्न करता बताना था है ना। डायनामो किस प्रकार का सिद्धांत कार्य करता है, डायनामो बारे में। प्रतिवर्ती धारा उत्पन्न वाले कुछ स्रोत का नाम बताना पड़ेगा। तो प्रतिवर्ती धारा का उत्पन्न होने वाला स्रोत एक ट्रांसफार्मर है, आपका जनरेटर है, एसी जनरेटर है, डायनामो है, ये सब नाम है, ठीक है। चलिए प्रतिवर्ती धारा में कौन सी कमियां होती है बताना पड़ेगा। प्रतिवर्ती धारा और दृष्टि धारा में क्या अंतर है, बहुत भी क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा गया है, ये आपका 26 में आएगा ही आएगा, देख लीजिएगा आप लोग है ना। अगला के धातु के आवरण वाले संधियों को है ना, ये सब लिख लीजिएगा। आपका डायनामो क्या है, इसका उपयोग क्या है बताना पड़ेगा इसका है ना। तो डायनामो जनरेटर पर चर्चा करना था। आप बताइए हमारा घर परिपथ, जैसे हम लोग फ्यूज कहते हैं, हमारे घर में जो परिपथ है उसमें जो फ्यूज लगा रहा है, तो उसको बात करना है, ठीक है। तो घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है, फ्यूज के तार, सर्किट, ठीक है, उच्च धारा प्रभावित, इनमें से कुछ नहीं। तो सर्किट के कारण होता है, शॉर्ट सर्किट के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण होता है, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। हमारे घर में जो तार है, ठीक है, तो उसमें एक उदासीन तार होता है जिसको आर्थिन कहते हैं, जिसको ठंडा तार भी कहते हैं, और जो गर्म तार होता है इसको मेन तार कहते हैं है ना।
तो उसका रंग कैसा होता है? उदासीन तार का जो रंग होता है ना, काला होता है, और आपका गर्म तार जो होता है उसका रंग जो होता है लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, है ना, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, और प्रतिरोध का मान घट जाता है, प्रतिरोध का मान घट जाता है, धारा का मान अधिक होता है। अच्छा, अतिभारण, अतिभारण मतलब ओवरलोडिंग, अंग्रेजी बोलते हैं इसको ओवरलोडिंग। अतिभारण के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? घट जाता है, और प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। ये नंबर क्या है जिसका राइट आंसर होगा। ठीक है, स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, है ना, फ्यूजित तार में, है ना, इनमें से सभी नहीं। स्विच लगाते हैं किसमें? गर्म तार में। किसमें? गर्म तार में, कि गर्म तार में धारा का मान। अच्छा, स्विच क्यों लगाते हैं? ठीक है, स्विच क्यों लगाते हैं? स्विच जो लगाते हैं ना, उसको फ्यूज भी बोलते हैं कभी कभी, और स्विच भी बोलते हैं। ठीक है, तो फ्यूज जो लगाते हैं ताकि अचानक वोल्टेज अगर बढ़ जाए ना, तो वो क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगा पिघल के, और बाकी हमारे घर का सारा सामान को सुरक्षित रखेगा। तो फ्यूज को एक सुरक्षा युक्ति भी कहा जाता है। ठीक है, और उसको किस में लगाते हैं? गर्म तार में लगाते हैं, यानी कि जो तार हमारा ट्रांसफार्मर से आता है उससे लगाने से, ठीक है, हमारा जो सामान है अचानक वोल्टेज बढ़ने से वो कट जाएगा, हमारा सामान बच जाएगा। अगर आप ठंडे तार में लगा दीजिएगा तो फिर वोल्टेज बढ़े घटे, वो डायरेक्टली वो सारा सामान को लेके क्या खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये सब समझ रहे हैं। ठीक है, अगला बात क्या कह रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट की होती है। तो एसी होती है कि डीसी होती है? हमारे घर में जो विद्युत धारा आती है वो प्रतिवर्ती धारा है, कि एसी धारा है, एसी धारा है, प्रतिवर्ती, ये डीसी नहीं, एसी धारा है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन है ना। इसमें अभी कुछ क्वेश्चन, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होता है, बहुत कम, धारा का मान बहुत अधिक होता है। ठीक है, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितना होता है? 50 हर्ट्ज का होता है। ठीक, लघु पतन से क्या समझते हैं? हाँ, लघु पतन समझ रहे हैं ना, अचानक नेगेटिव पॉजिटिव तार आपस में टच होता है तो प्रतिरोध का मान कम हो जाता है और धारा का मान बढ़ जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लघु पतन के शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ठीक है, ये बहुत खतरनाक होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित उपयोग क्यों नहीं, है ना, क्यों नहीं किया जाता? श्रेणी क्रम में संयोजित उपयोग क्यों नहीं किया जाता है ना। अगला बात करें, अगर फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषता लिखना पड़ेगा, है ना। फ्यूज परिपथ में विद्युत तार क्यों लगाए जाते हैं, है ना। ये सारा क्वेश्चन है, सब लिखा चुके हैं। तो आज यहाँ तो रखते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लोग मिलेंगे, लास्ट वाला चैप्टर लेके फिजिक्स का, उसके बाद फिर आएगा केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में भी बहुत धक्का हम लोग समझाएंगे ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, और आपका जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री और साइंस सब मिला के बहुत अच्छा नंबर आया आपका बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।